नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी जी। सुमेर जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। सुमेर जी, जिस प्रकार से एक राजनीतिक परिदृश्य जो है वो चल रहा है, तो देश की पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो एक बड़ा आरोप लगाती है कि आपने देश के अंदर सुमेरु पर्वत जैसी एक दुविधा खड़ी कर दी है, नफरत का एक पर्वत खड़ा कर दिया है जिसके पार न लोकतंत्र आ सकता है, न संवैधानिक संस्थाएं आ सकती हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस की आदत रही है हमेशा आरोप लगाने की। आरोप और झूठ के दम पर कांग्रेस अपने आप को स्थापित करना चाहती। कांग्रेस को आज मध्य प्रदेश और देश में कहीं स्थान नहीं मिल रहा है। आपको बहुत अच्छे से जानकारी है, पिछले जो रिजल्ट आए उसमें भी और इससे पहले भी कांग्रेस के क्या असर हुआ है। कांग्रेस अपने घर का मुखिया तय नहीं कर पा रहा है। कांग्रेस जब अपना मुखिया ही नहीं तय कर पा रही है तो ये आरोप लगाना और ये आरोप प्रत्यारोप की जो तरीके हैं कांग्रेस के, ये पुराने तरीके हैं। उनके संस्कारों में है झूठ बोलना, आरोप लगाना। इस पर मैं ज़्यादा क्या कहूँ, कांग्रेस ही सबको पता है जी। वो आप अखंड भारत की बात करते हैं और वो कहते हैं वस्तुतः अखंड शब्द के पीछे जो है वो खंड खंड करने की मंशा है। ये तो कांग्रेस ने खुद ने पिछले 60 सालों में इस देश में क्या किया। कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में इस देश के अंदर ये जो खुद कांग्रेस आरोप लगा रही, यही काम कांग्रेस ने किया है, इसलिए उनको वो चीज़ याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने वाली पार्टी है। ये एकात्म मानव दर्शन के विषय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि पूरी दुनिया एक है और दुनिया में अंतिम व्यक्ति तक को सेवा प्रदान करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। वो आज कर भी रही है। जो कांग्रेस कह रही है, खंड खंड की बात कह रही है, वो कांग्रेस के अंदर ही है और कांग्रेस के चरित्र में ही है। जी, जिस प्रकार से अभी कुछ समय से देखा जाए तो अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर राजनीति काफ़ी गर्म रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, सब अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अपने अपने विषय की बात करते हैं, कहते हैं वो वास्तविकता में वो हितैषी हैं। और मध्य प्रदेश में एक अभियान सा चल रहा है कि चाहे टंटिया मामा हों, चाहे रानी कमलापति जी हों, सब जो जननायक रहे हैं, जो गौरव रहे हैं हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, उनको स्थापित करने का एक प्रयास चल रहा है। तो कांग्रेस कह रही है ये सब दिखावे की राजनीति है, ये सब कुल वोट बैंक बटोरने की साजिश है और ये कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति वर्ग को बहलाने फुसलाने की कवायद है। आप चूँकि स्वयं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वस्तुतः है क्या? देखिए, कांग्रेस ने 60 सालों में जनजाति समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करी। जी, कांग्रेस की सरकार इस देश में 60 साल तक रही, उन्हें किसी ने इस प्रकार की घोषणा करने के लिए और जनजातीय समाज के कल्याण के लिए कभी रोका नहीं। आज जो काम भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के लिए और अनुसूचित जाति के लिए कर रहे हैं और अन्य पिछड़े दलित वर्ग के लिए कर रहे हैं, ये कांग्रेस को 60 साल में करना चाहिए था। कांग्रेस ने ये काम नहीं किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस को कहीं जमीन नहीं मिल रही है, कांग्रेस की जमीन जब पूरी तरीके से सरक चुकी है, तो वो जनजातीय समाज के बीच में अपनी जगह तलाशने का काम कर रहे हैं। पर मेरा जनजातीय भाई और बहन समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने 60 साल तक सिर्फ जनजातीय समाज के साथ छलावा किया है, धोखा दिया है। और पिछले सालों में भी जब कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में रही तो 15 महीने तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल के अपना शासन किया है और जो सरकार बनाई थी वो भी झूठ बोल के बनाया। जी, जनजातीय समाज को लेकर कुछ संगठन भी जो है अस्तित्व में आ गए हैं। वो ये कहते हैं कि दोनों ही पार्टियां जनजाति भाई बहनों के साथ अन्याय करती हैं। हालांकि अब वो संगठन भी दो फाड़ हैं। तो क्या मध्य प्रदेश की धरती से जो संदेश दिया, सब जिलों से जनजाति भाई बहन यहाँ आए, क्या वो संदेश इतना प्रबल होगा कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस समाज के उत्थान के लिए
इस समाज के उन्नयन के लिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए और साथ ही उनकी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को सहेजने संजोने के लिए सबसे ईमानदार प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता को एक साथ लेकर चलने का एक सफल प्रयास। हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, हमारे संगठन का मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयासों से हम इस देश का बेहतर तरीके से विकास कर रहे हैं। आपने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कही है आपने। टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे कांग्रेस का हाथ था, और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो लीडरशिप कर रहे थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे बाद में। ये प्रमाण है हमारे पास में। कई इस प्रकार के लोगों को उन्होंने कांग्रेस से टिकट भी दिया है और कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। कांग्रेस इस देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग के माध्यम से कहीं न कहीं समाज में और देश के अंदर आपसी गुटबाजी या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का वो प्रयास करती। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभाओं के, उनके नतीजे निश्चित रूप से उत्साहित करने वाले। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बड़े राज्य में जहां ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी, ऐसा दावा भी कर रहे थे, वहाँ बड़े बहुमत से जीते हैं। उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, मणिपुर में भी। सिर्फ पंजाब जहाँ आपने स्वतः ये स्पष्ट था कि आपके प्रयास वहाँ उस स्तर के नहीं हैं या वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन 5 में से 4 राज्यों में चुनाव जीतकर सरकार बनाना, मतलब देश का भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ रहा है। अब अभी फिर से आपका गुजरात है, हिमाचल है, यहाँ फिर चुनाव होने वाले हैं, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो आपको लगता है कि ये जो विजय रथ है जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों के साथ आरूढ़ है, वो निरंतरता बनी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और जिस प्रकार से भी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास जताया है, वैसे ये विजय रथ और ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का विश्वास है और रहेगा। जी, जिस प्रकार से जनजाति समाज के उत्थान को लेकर जो प्रयास हो रहे हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप स्वयं उस समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य करते रहे हैं, और कैसे एकदम ये जो विचार है वो फलीभूत कैसे हुआ, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस विचार के पीछे आपका कोई उसमें ऐसा इनिशिएटिव था कि नहीं, ये बात हाईकमान तक पहुँचे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे, ताकि जो गुज़िश्ता वर्षों में नहीं हुआ है इस वर्ग के साथ वो न्याय हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता और नेटवर्क अंतिम व्यक्ति तक और गांव तक है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे बकरी चराने वाले किसान के बेटे को राज्यसभा में भेजा है और मुझे ये अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, पर मेरे समाज के 12 करोड़ जनजाति भाइयों की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और माननीय नड्डा जी और माननीय वी.डी. शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि राज्यसभा में आज़ादी से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे कभी पता ही नहीं था कि कल मैं राज्यसभा में जाने वाला हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण है, ये देखने का तरीका, ये नेटवर्क है कि मुझे इस देश के सबसे पिछड़े विकासखंड पार्टी के ग्राम ठान से राज्यसभा में ले जाने का जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और पार्टी नहीं कर सकती है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश का नेतृत्व जो है वो लगातार हमसे ये पूछते रहा है कि जनजाति समाज में, और हमारे दूसरे जनप्रतिनिधियों से भी पूछते रहा है कि जनजाति समाज के कल्याण के लिए, भले के लिए सरकारों के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो लगातार धरातल पर काम कर ही रहा है, कल्याण आश्रम भी काम कर रहा है हमारा जी। तो ये सभी हमारे जो अनुषंगिक संगठन है वो सब मिल के जो रिपोर्ट बनाते हैं और उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अब जनजाति समाज के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये पूरा समाज, पूरे जनजाति समाज को, मध्य प्रदेश और पूरे देश के जनजाति समाज को अब भरोसा हो गया
कि अगर हमारा कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान। जी, जैसे जब जनजाति गौरव दिवस मध्य प्रदेश में मनाया गया और ये पहली बार इस प्रकार का भव्य आयोजन हुआ, लाखों की संख्या में जनजाति वर्ग के भाई बहन उसमें शामिल हुए, तो अब जो गुजरे सालों में नहीं हुआ है तो ज़रूरत है कि उसको रफ्तार देने की। तो क्या ऐसा ब्लूप्रिंट है कि ये गौरव दिवस जो है इसमें नई गाथाएं जुड़ें, नए आयाम जुड़ें, तब तो इसकी निरंतरता बनी रहेगी। केवल एक बार मना लेने से तो तीसरी होने वाली है। तो गौरव दिवस के बाद एक व्यापक कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ होगा सरकार ने। मैं वो जानना चाहता हूं कि ये गौरव दिवस के पीछे की मंशा और इसके भविष्य की सोच क्या है। आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं जी, और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनजाति समाज के देश भर के महापुरुषों को इतिहास में जगह कभी नहीं दी, और कांग्रेस ने तो कभी जनजाति महापुरुषों के बारे में जिक्र ही नहीं किया। जनजाति राष्ट्रीय गौरव दिवस की घोषणा मात्र महज एक खानापूर्ति नहीं है, ये जनजाति समाज के सभी महापुरुषों को और हमारे मध्य प्रदेश और देश के जो जनजाति महापुरुष हैं उनके गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का और इतिहास में जगह दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुझे भी गर्व होता है कि मेरे समाज के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस की घोषणा देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, और पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाने की जो परंपरा प्रारंभ हुई है वो परंपरा भारतीय जनता पार्टी का मील का पत्थर साबित होगा, और हमारा जनजाति समाज पूरा की पूरा अब इतिहास में भी अपने महापुरुषों को पढ़ पाएगा। हमें पता है कि रानी कमलापति, जो गोंड रानी थी कमलापति, देश का सबसे सर्व सुसज्जित रेलवे स्टेशन भोपाल में, जिसका नाम हबीबगंज हुआ करता था कभी, ऐसे नामकरण करने से समाज को एक गौरव की अनुभूति हुई है। नहीं तो हमारे महापुरुषों के अच्छे कामों को भी इतिहास में दिखाने का प्रयास नहीं किया। कम्युनिस्ट और वामपंथी इतिहासकारों ने तो कभी कोशिश ही नहीं करी। उन्होंने तो सुनियोजित तरीके से उन लोगों को इतिहास में हाईलाइट करने का काम किया है जिनका योगदान कितना रहा ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं कहता भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन जनजाति समाज का योगदान इतिहास में और आज़ादी की लड़ाई में ज़बरदस्त रहा है। चाहे वो भीमा नायक हो, चाहे टंट्या मामा हो, रानी दुर्गावती हो, रानी कमलापति हो, या फिर शंकर शाह रघुनाथ शाह हो, या भगवान बिरसा मुंडा हो, या ख्वाजा नायक हो, और ये सभी महापुरुष जितने भी हुए हैं इनको इतिहास में कहीं जगह नहीं मिली। मैं खुद इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ। अगर मैं कहीं पढ़ने में मुझे आता तो मुझे भी गौरव की अनुभूति होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्मारक बनाए। स्मारक बनाने के बाद राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, और अब जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को लेखन के दिशा में काम किया जा रहा है, और धीरे से इसको इतिहास में भी जगह मिलेगी और दुनिया और देश के लोग अब जनजाति महापुरुषों के या जनजाति क्रांतिकारियों से परिचित होंगे। जी, वो ये कह रहे हैं ये जो नामकरण है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना, इसको हबीबगंज को रानी कमलापति का नाम दे देना या अन्य कुछ भी, इससे क्या बदलने वाला है? देश में तमाम समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इस पर तो सरकार कुछ काम कर नहीं रही है। ये अभी तो उनका सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यही है, कांग्रेस का, अन्य विपक्षी दलों का भी। देखिए, नामकरण की जहाँ तक बात करता हूँ मैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि आपने भी नामकरण नहीं किया। आपने भी बहुत सारी योजनाओं का नामकरण किया, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ जाएंगे कि ये नामकरण अगर हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको इससे कोई आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। नामकरण जो किए गए हैं वो महापुरुषों के नामों को सदियों तक जनता के बीच में और भावी पीढ़ी के बीच में स्मरण करते रहे, और उनकी योगदान, इस देश में उनका जो योगदान रहा है उस योगदान को रेखांकित करने का काम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपने भी एक बात बहुत अच्छी कही कि दूसरी जो पार्टियां हैं और विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है बेरोजगारी वाले विषय में। तो मैं कहना चाहता हूं कि MSME के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले बजट में और इस बजट में पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से कहा है, और मध्य प्रदेश सरकार में भी लघु, सूक्ष्म और मझले उद्योगों को स्थापित करने की दिशा में पर्याप्त फाइनेंस, पर्याप्त लोन
युवाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ में जितनी नौकरियां हैं, चाहे वो बैकलॉग भर्ती की बात करें या अन्य जितने भी विभागों में अभी रिक्त पद है, उनको भरने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो काम कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी बैकलॉग पदों को भरने की प्रक्रिया अभी शुरू कर दी है। और पिछले दिनों बहुत सारे बच्चों को, बेरोजगार जिनको रोजगार मिला है, जिनको नौकरी मिली है, उनको नियुक्ति पत्र वितरण किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन विपक्षी लोगों से कि जब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है तो फिर ये इस मुद्दे को लेकर हमारे युवाओं को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी तमाम वैकेंसियां लगातार निकल रही है, मैं खुद भी जानता हूँ, मैं प्रोफेसर रहा हूँ इसलिए। और दूसरे जो विभाग है, जिसमें पटवारी वाला राजस्व विभाग की बात करें या अन्य छोटे छोटे और दूसरे आंगनवाड़ी वाले विभाग है और अन्य पुलिस विभाग में भर्ती करने, ये लगभग सभी वैकेंसियां जो है नियुक्तियों के लिए जारी की जा रही है और इस पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है नियमित रूप से। पिछले 2 साल में कोविड अवधि में निश्चित रूप से थोड़ी सी शिथिलता आई, वैसे ही देश में लॉकडाउन था, लेकिन अब मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगार युवाओं को शासकीय नौकरी के लिए भी और निजी सेक्टर में भी और स्वरोजगार के क्षेत्र में भी पर्याप्त नौकरियां देने की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और अब इसके बाद विपक्ष के पास कुछ और बचेगा नहीं, इसलिए वो तिलमिला रहे हैं और आप आने वाले दिनों में खुद ही देखेंगे। और मैं देश और प्रदेश की जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि लगातार बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि लगातार हम काम कर रहे हैं, मैं आप मूल एक और प्रश्न है जो जनजाति समाज से जुड़ा हुआ है कि जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो जनजाति समाज का खान पान है, वेशभूषा है, उनके त्यौहार हैं, पूरा विश्व के आकर्षण का केंद्र ही भारत की ये सांस्कृतिक विविधता है जो कहीं ना कहीं विकास की अंधी दौड़ में लुप्त होती चली जा रही है। विश्व हमारी उस सभ्यता को देखना चाहता है। हमें ये बात बहुत देर से समझ में आई जब हमारे यहाँ से योग पूरे विश्व में गया, तो आज पूरा विश्व जो है योग दिवस मनाता है। और आयुर्वेदा को भी कोविड के दौर में पूरे विश्व ने सराहा। तो ऐसे ही हमारे जो जनजाति समाज के धार्मिक सांस्कृतिक जो रीति रिवाज त्यौहार उत्सव हैं, उनको न सिर्फ सहेजने की ज़रूरत है बल्कि उनके संवर्धन की भी ज़रूरत है, उन्हें वैश्विक पटल पर स्थापित करने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में कुछ आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, सनातन संस्कृति हो या जनजाति संस्कृति हो, ये जनजाति संस्कृति निश्चित रूप से इस देश की पहचान है। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, दक्षिण भारत की बात करूं, मध्य भारत की बात करूं या उत्तर भारत की बात करूं, आज अगर संस्कृति को जीवित रखने का काम किया है तो जनजाति समाज ने किया है। जनजाति समाज के गीत और संगीत, जनजाति समाज का खान पान, उनका रहन सहन और उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, वो आज भी तमाम राज्यों में देखने को मिलती है। लेकिन आज की जो पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है वो शहरों में आकर निवास करने लगी है, वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए शहरों में पहुंच गई है। तो वो एक पाश्चात्य सभ्यता की वेशभूषा में नज़र आने लगे हैं। मैं इस अवसर पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अब जनजाति समाज की अपनी बोली, अपनी पूजा पद्धति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपना खान पान, अपना श्रृंगार, अपने वाद्य यंत्र, अपनी बांसुरी, अपना तीर कमान और अपना नृत्य और अपने गीत, ये जो परंपरा हमारी चली आ रही थी संस्कृति की, इसको सहेजने की दिशा में काम होना ही चाहिए। और बोलियों को बोल के बचाया जा सकता है, भाषा को लिख के बचाया जा सकता है, लेकिन बोलियों को बोल के बचाया जा सकता है। इसलिए युवा पीढ़ी से भी मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा कि वो बोलियों को बोलें, चाहे वो विदेश में जाके अंग्रेजी सीख लें या दुनिया की दूसरी कोई भाषा सीख लें या भारत की मातृभाषा हिंदी सीख लें, पर वो अपनी मातृभाषा या मातृ बोली, जो अगर बोली छोड़ देगा, जो अपनी संस्कृति को छोड़ देगा, तो शायद वो अपनी पहचान खो देगा। जी जी जी, एक जैसे एक बहुत बड़ा उत्सव यहाँ मनाया जाता है भगोरिया, बहुत लोग उसको देखने आते हैं।
मुझे लगता है कि शायद ही विश्व में कहीं टमोटीना मनाया जा रहा है, कहीं मड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उनके पास कुछ है नहीं, कहीं कीचड़ में खेल रहे हैं, कहीं टमाटर को चल रहे हैं। और हमारे यहाँ इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उनको जो इंटरनेशनल लेवल पर उनकी पहचान स्थापित हो सकती है। तो भगोरिया को लेके बड़ा उत्साह होता है मध्य प्रदेश में, उसका जरूर मैं समझना चाहता हूँ आपसे। अब चूंकि उसको स्थापित करने की दिल्ली से लेके और सुदूर विश्व तक ले जाने की जवाबदेही मैं समझता हूँ कि आपकी है। जी, मध्य प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये जो भगोरिया उत्सव की आपने बात करी है, ये संस्कृति और परंपरा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी जी। और इसको लेकर अभी तक दुनिया में और देश में जो बताया जाता रहा है वो पूरी तरीके से गलत बताया जाता रहा है। भगोरिया उत्सव सामाजिक समरसता का, जनजातीय समाज के बीच में भाईचारे का, जनजातीय समाज के बीच में होली के पूर्व 8 दिन तक एक उत्सव के रूप में, एक उल्लास के रूप में, एक उमंग के रूप में, होली पूजन के हाट बाजार के रूप में जाना जाता है इसको। इसे कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने, इसे जाने बिना इसको परिणय पर्व की संज्ञा दी। हाँ, कि एक युवक युवतियों के साथ चले जाते, परिणय पर्व की संज्ञा दी। जी जी। उसे प्रेम दिवस की संज्ञा दी। जी। मेरा समाज, मेरे समाज के भाई और बहन इसको सिरे से खारिज करता है और मैं भी खारिज करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होली पूजन की सामग्री खरीदने के लिए पूरा परिवार अपनी बैलगाड़ी से, बैलजोड़ी से, या अपने पास जो वाहन होता है उसके माध्यम से एक नज़दीकी हाट बाजार में पहुँचता है, एक दूसरे के साथ गले मिलता है, एक दूसरे के साथ खुशी बांटता है, इस अवसर पर नाचता गाता है, ढोल और मांदल के साथ, बांसुरी के साथ नाचता है। ये उल्लास और उमंग का उत्सव जरूर है, लेकिन होली पूजन की सामग्री खरीदने का हाट बाजार है। और इसमें जो बात कही गई कि लड़का लड़की को पान खिला देता है, गुलाल लगा देता है, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहीं एक आध जगह देखने को मिला होगा तो मजबूरी में कई बार हमको भी परीक्षाओं में यही लिखना पड़ा, क्योंकि उसी से नंबर मिलते हैं। पर मैं आप सबको और देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि भगोरिया परिणय पर्व नहीं है, न ही यहाँ पे कोई लड़का लड़की गुलाल खेलते हैं, न पान खिलाते और न एक दूसरे को चयन करते। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि होली का डांडा गड़ने से लगाकर होली जलने के दिन तक जनजातीय समाज के अंदर, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के बीच में कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता और न ही शादी ब्याह होते हैं, न ही किसी प्रकार का शादी जैसा कोई कार्यक्रम होता है। तो फिर परिणय पर्व कहना ही इसको गलत है। ये गलत मानसिकता को ठीक करने का काम और दुनिया को इससे अवगत कराने का काम हम करेंगे, और ये लगातार हम कर भी रहे हैं। अभी पूरे देश ने एक चित्र देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके माता पिता के साथ जिस सहज भाषा में, जिस सहज अंदाज में, मतलब वो एक तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, उनके हाथ थामे हुए। जैसा आपने कहा कि एक बकरी चराने वाले का बेटा, आपने निश्चित रूप से मेहनत की होगी, उसकी अपनी परिणति है, लेकिन पिता के पुत्र के अच्छे सदकर्मों का जब पिता को वो मिलता है रिटर्न, या पिता को उसका जब परिणाम होता है, तो मुझे लगता है कि जो फसल को लहलाते देख के जो खुशी किसान को होती होगी, जो एक अच्छे चित्रकार को एक चित्र बना के होती होगी, वो खुशी निश्चित रूप से आपने महसूस की होगी। तो प्रधानमंत्री जी को कहाँ एकदम, मतलब कैसे आया कि एक सामान्य परिवार के व्यक्ति के माता पिता को बुला के उनसे चर्चा करें? मतलब कहीं ना कहीं जनजाति पर अब उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत सरल, सहज और मिलनसार है। जब भी हमारा मिलना हुआ तो बहुत प्रेम से मिले। मेरे पिताजी जब गए, और मेरे पिताजी को मिलवाने के लिए पूर्व में समय लिया था, मैंने पिताजी से मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मिलना है, तो बोले अपने से वो मिलेंगे क्या? मैंने कहा बाबा वो बहुत सरल है, और उन्होंने कहा है कि आप बुलवा लीजिए। और प्रधानमंत्री कार्यालय से और पीएमओ निवास से मुझे फ़ोन भी आया कि आपके माता पिता को बुला लीजिए। मेरे सास ससुर भी साथ में थे। मेरे पिताजी जैसे ही प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, आगे बढ़ते और उनके हाथ पकड़ लेते और कहते हैं कि अमर सिंह भाई केम छो, राम राम, खेती बाड़ी का काम कैसा चल रहा है,
ये एकदम निमाड़ी, बारेली और गुजराती का जो मिक्स उनका बोलने का तरीका एकदम मेरे पिताजी को भाव विभोर कर गया और उनके हाथ पकड़ के वो बात करते रहे। मेरे माताजी से बात किए, मेरे सास ससुर से मिले। ऐसा कभी हमको एहसास नहीं हुआ कि हम देश के प्रधानमंत्री जी जो सबसे पावरफुल है, शक्तिशाली प्रधानमंत्री जी, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे पिताजी ने ये कहा कि આપણો પ્રધાનમંત્રી અત્રો સુવાલો અત્રો વારો असं लाग्यो नहीं कि आज प्रधानमंत्री સાથે આપણું મેળ્યા। आज ऐसा लाग्यो कि आपण अपना घरून माणस साथे मिलने बाज रहा। मेरे मतलब ये इसका हिंदी में हाँ ये लग ही नहीं रहा कि प्रधानमंत्री से ऐसा लग रहा है कि हम घर के सदस्य से मिले। जी जी जी, तो मैं वो भाव समझ सकता हूँ। आज मेरी माताजी ने कहा कि हम रेलम नहीं बसीना यार, रेल भी आमरन चाहना जो है। तो उन्होंने कहा कि रेल भी करेंगे अपन। हवाई जहाज में बैठ के भी पहली बार आए मेरे माता पिता। तो मेरे माता पिता को तो खुशी थी ही थी, पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि आज मैं अपने माता पिता को संसद परिसर में घुमा पा रहा हूँ और उनको आज रेल से और हवाई जहाज की यात्रा करा रहा हूँ। ये उनके संस्कार है, उनका प्रेम है। और सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि ये है कि मैं जनजाति समाज के उस गरीब से घर में मेरा जन्म हुआ और मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है जी। और मैं करना अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, तो ये आम आदमी से प्रेम, ये आम आदमी के प्रति करना, ये दलित शोषित वंचित को मुख्य धारा में जोड़ने की मंशा, कवायद, संकल्प, आपको क्या लगता है कि 24 में यही भाव, यही प्रवाह फिर से देखने को मिलेगा देश की जनता के लिए? बहुत दूर का क्वेश्चन नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है, संस्कारों में है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जब जो बीज बोया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो बीज, वो संस्कार, वो संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या छोटा सा कार्यकर्ता हो, सब में देखने को मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, सरकार का हर प्रमुख व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो या प्रधानमंत्री जी हो, ये देश की गरीब जनता के साथ, जनजाति समाज के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, सबके साथ इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ये हमेशा चलने वाली, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहेगी। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। तो सामाजिक समरसता और सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विचार का प्रवाह है जो निरंतर प्रवाहमान होता रहता है। और यह प्रवाह चुनावी समय में कई बार सुनामी बनकर वोटों के रूप में सामने आता है। 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी केंद्र में, इसको लेकर सुमेर सिंह जी बहुत आशान्वित हैं। और जनजाति समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस बात को पूरा समाज जो है रेखांकित कर रहा है, इसीलिए पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में तो निश्चित रूप से अगर आंकड़े देखे जाएं तो ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो सुमेर पर्वत की तरह ही बाकी दलों के सामने खड़ी है। अब पर्वत को भी खंडित मंडित करने का प्रयास होता रहता है, तो महिमा मंडित होगा या खंडित होगा ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। सर, विभिन्न पहलुओं पे इंटरव्यू क्या कहूँगा, एक अच्छा सेशन सुनने को मिला मुझे, तो इसको साक्षात्कार की जगह सत्र कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी नमस्कार, आपका भी बहुत धन्यवाद।